बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज से हम क्लास BSc ADP मैथमेटिक्स का जो पार्ट 2 का कोर्स है 4th ईयर का, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि ग्रुप्स के बारे में है ये स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे। लेट G be a non-empty set with binary operation steric if it satisfies the following axioms, then it is called ग्रुप। तो ग्रुप बेसिकली हमारे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक होगा। यहाँ पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक एक जनरल ऑपरेशन लिया है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स देन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप। अगर ये कुछ एक्सियम है हमारे पास उनको सेटिस्फाई करे तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये ग्रुप है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। वो एक्सियम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरे नंबर पे है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट G है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल, इसलिए स्टैरिक कह रहे हैं। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक पे ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करें तो फिर हम उस नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप का नाम देंगे। बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ, ये मेरे पास सेट है जी 1 - 1, और मैं कहता हूँ जी ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो डॉट है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस नॉन एम्प्टी सेट जो कि हमने G लिया है इसको ग्रुप चूंकि प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें यही चारों जो एक्सियम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हम इस पर सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? चूंकि अब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? चूंकि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो G के कोई भी दो एलिमेंट आप उठा लें, उनका प्रोडक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट अगेन G में होना चाहिए। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो इस G जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसमें होल्ड करती है। और ये बात G के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट G में बिलोंग कर रहा है तो हम कह दें जी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। G के तमाम एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इसकी कैलस टेबल बना लें। अब कैलस टेबल क्या है और ये किस तरह से बनाएंगे ये आप देख लें। जो G में एलिमेंट्स हैं उनको आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी लिख लेना है और वर्टिकली भी 1 एंड -1। अब चूंकि यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 इंटू 1 -1 एंड -1 इंटू -1 +1।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो जी में ना हो। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो जी में होल्ड कर गई है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट ये जो हमारे पास कैलिस टेबल बनी है वो जी से ही बिलोंग कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम ये कहेंगे फ्रॉम कैलिस टेबल it is clear that closure property holds in G with respect to multiplication। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि आपने 3 एलिमेंट्स उठाने हैं किसी सेट से और ब्रैकेटों का हेर फेर करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। अब चूंकि हमारा जो सेट है जी उसमें एलिमेंट्स ही 2 हैं, तो यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट उठाएंगे, 1 1 और -1। 1 को 2 दफ़ा ले लिया, अब -1 को भी 2 दफ़ा ले सकते हैं। पहले आप ब्रैकेट इन दोनों पे लगा दें, ठीक है जी, और फिर बाद में ब्रैकेट आप चेंज कर दें इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट associative property holds in G with respect to multiplication। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम इसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि जी में हमारे पास, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 बातें आपने याद रखनी है। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो देखें ना, हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो वो इस सेट में मौजूद है, ये देखें 1। तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इस बात की दलील क्या है कि 1 को आप -1 से चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर -1 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर गई है। अब लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी रह गई है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए भी आपको कैलिस टेबल की तरफ देखना पड़ेगा। वहां पे देखें कि 1 कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। एक तो 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1। इसी तरह से जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1। इसका मतलब ये है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 ही है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना कि अगर एक नंबर ए है हमारे पास, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आए, आइडेंटिटी। और यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, a पावर -1 से। तो उसी तरह से यहाँ पे कैलिस टेबल हमें ये बता रही है कि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। इट मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही है।
सिमिलरली -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -1, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से 1 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इस सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स पड़ा हुआ है। 1 का इनवर्स 1 है और -1 का इनवर्स -1 ही है, क्योंकि इनको ही आपस में मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है ना। तो यहां पे फिर हम ये कह सकते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे आप एक एग्जांपल उसे दे दें, -1 की एग्जांपल दे देते हैं। -1 डॉट -1 इज इक्वल टू 1। -1 और -1 इन दोनों का प्रोडक्ट ही 1 के इक्वल है ना। इट मींस -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -1। अब देखें जी जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था जिसमें 2 एलिमेंट से 1 और -1, इस पे चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहली एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब उसके बाद अगली जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है अबिलियन की, कि हमारे पास जो जी ग्रुप है जो अभी हमने इस एग्जांपल में प्रूव किया है, उसमें 5वीं प्रॉपर्टी वो कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 5 विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। क्योंकि यहां पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अगर किसी ग्रुप में ये 5वीं प्रॉपर्टी विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक होल्ड कर जाए तो फिर हम उस ग्रुप को अबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। और ये जो अबिलियन है ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था NH एबेल, उसके नाम से फिर इसका नाम रखा गया है अबिलियन ग्रुप। अगर हम इसी ग्रुप की बात करें जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसमें देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ए स्टैरिक बी इक्वल्स टू बी स्टैरिक ए, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल ऑपरेशन स्टैरिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जी की, तो जी में देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें ना 1 डॉट -1 का आंसर -1 डॉट 1 के इक्वल होगा। देखें ना लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन जी। तो फिर ये जो हमारा ग्रुप है ये अबिलियन ग्रुप होगा। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि कोई से 2 एलिमेंट को हम पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करें और फिर उनकी जगह बदल के मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल ना आए, तो फिर उस सूरत में हम उस ग्रुप को नॉन अबिलियन ग्रुप का नाम देंगे। नॉन अबिलियन ग्रुप। ये बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद मजीद हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है जी सेट ऑफ इंटीजर, इसको जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको इस स्टाइलिश आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स, और ये अंडर एडिशन ये तमाम ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं किसी ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए, कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ये चारों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन 4 इनफाइनाइट सेट्स पे होल्ड करती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं जी, क्यू, आर और सी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सारे क्या हैं? ये ग्रुप्स बनाते हैं। और अगर ये जो क्यू है, आर और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों में से अगर हम 0 को माइनस कर दें, मतलब 0 को निकाल दें, तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स बन जाएंगे। मतलब क्या है कि चूंकि 0 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपने याद रखना है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए अगर हम Q, R और C में से 0 को निकाल दें तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि Z को मैंने इसमें शामिल नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि Z में इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि Z के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 प्लस वाले और माइनस वाले, क्योंकि 0 को तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया ना। ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स, उनका इनवर्स इसमें नहीं पड़ा हुआ।
इसलिए इन्वर्स प्रॉपर्टी चूंकि होल्ड नहीं करती जी में, इसलिए जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। हाँ, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये सारे अगर इसमें से जीरो को निकाल दें तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स बनाएंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम मजीद कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है आइडेम्पोटेंट की। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड idempotent if x square is equal to x। तो g अगर हमारे पास एक ग्रुप है, x उसका एक एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर लेने से वही एलिमेंट ही आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे जो x है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 2.9। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप g इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन अभी हमने यहाँ पे देख ली कि अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर लें और वही आ जाए एलिमेंट आंसर हमारे पास, तो फिर उस सूरत में हम उस एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट एक्चुअली हमें ये कह रही है कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है ना, वो सिर्फ क्या होती है? आइडेंटिटी। क्योंकि वन का ही स्क्वायर लेंगे तो वो वन के इक्वल आएगा ना। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो वो 0 है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। इसका प्रूफ हम यहाँ पे देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि लेट एक्स बी द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ जी, और जी यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है जी। तो x चूंकि g का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो x का स्क्वायर करेंगे तो x के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x डॉट x। यहाँ पे जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे एक काम करें, प्री मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स। चूंकि x हमने उठाया है g में से और g एक ग्रुप है तो ज़ाहिर है इसका इन्वर्स भी तो इसमें पड़ा होगा ना। x इन्वर्स बेसिकली इस x जो हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहा है g का, उसका इन्वर्स है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें, x इन्वर्स इधर भी और इधर भी। इस तक की समझ आ गई। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी। यहाँ पे हम आइडेंटिटी ई से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है ना ये पता है हमें कि ये रिस्पेक्ट टू एडिशन है या रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हम जनरल बात कर रहे हैं। तो ग्रुप में जो हमारी जनरल आइडेंटिटी होती है वो ई हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे हम इसे बता देंगे ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। अब आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स ही रहना है, और सिमिलरली ये आइडेंटिटी इधर हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है एक्स किसके इक्वल आया है? आइडेंटिटी के। तो एक्स हमने क्या कहा था? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ जी, तो वो किसके इक्वल आया है? आइडेंटिटी के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि किसी भी ग्रुप का जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिर्फ क्या होती है? उस ग्रुप की आइडेंटिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा थ्योरम आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक सेट दिया गया है जी, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और वो ये कह रहा है कि इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट दिस सेट जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस पे अगर आप गौर करें तो दिस इज एक्चुअली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इंटरमीडिएट में आपने यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड किए थे, वो यही थे ना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। यही बात हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, और ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या चेक करते होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप इसकी कैलिस टेबल बना लें। तो इसकी कैलिस टेबल मैं बनाता हूँ सेम उसी मेथड से जो हमने इससे पहले एग्जांपल में यूज़ किया था। ये जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको आप पहले हॉरिजॉन्टली लिख लें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इनको आप वर्टिकली लिख लें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज ओमेगा क्यूब। एंड ओमेगा क्यूब आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4। एंड ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, चले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या है, 1, तो बाकी क्या रह गया, ओमेगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास ओमेगा 4 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कैलिस टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसी सेट जी से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं हमारे पास आया जो इस सेट में ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस सेट जी में होल्ड कर गई है। तो यही बात हम इसे लिख देते हैं, इट इज क्लियर from the Calais table that closure property with respect to multiplication holds in G। दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इस सेट जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। किस तरह से, ये देखें, यहां से आपने 3 एलिमेंट उठाने हैं, तो यही 3 मैं ले लेता हूं। ये है जी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इधर आप ब्रैकेट लगा दें इन दोनों पे, और इधर ब्रैकेट लगा दें इन दोनों पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ब्रैकेटों का ही हेरफेर है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें इस पे होल्ड करेगी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेट जी में होल्ड करेगी। इट इज होल्ड्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब चूंकि हम इसको चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होता है। तो देख लें इस सेट जी में 1 पड़ा हुआ है, तो फिर हम यहां पे कहेंगे कि 1 is multiplicative identity of set G। 1 को आप ओमेगा से चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में ओमेगा ही आएगा। यहाँ पे मैंने काउंटर एग्जांपल ली है ओमेगा की, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उसका उठा सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस सेट जी में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई। चौथे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है कि इस सेट जी के हर एलिमेंट का इनवर्स इसमें होना चाहिए। तो वो भी हमें कैलिस टेबल से ही मिल जाएगा। इससे पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है उसमें मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है कि आपने कैलिस टेबल में देखना है कि 1 कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। एक 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहीं से हमें इनवर्स मिल जाएंगे। किस तरह से, देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया ना, इसका मतलब है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है।
1 का इन्वर्स इसी में आ गया। फिर उसके बाद ये 1 कैसे आया है, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्केयर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ओमेगा, वो दोनों इस सेट में हैं। सिमिलरली ये जो 1 आया है ये कैसे आया है, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ओमेगा स्केयर का इन्वर्स ओमेगा है तो ज़ाहिर ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्केयर। तो तीनों एलिमेंट्स का इन्वर्स इसमें आ गया है, तो हम फिर ये कह देंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। देखें ना, यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे आप इसे लिख दें 1.1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये जो ओमेगा स्केयर है इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया फिर 1 आया ना, तो फिर हम इसे कहेंगे ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स भी अगर इसमें ना हुआ तो फिर इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तमाम एलिमेंट्स का इन्वर्स इस सेट में होना चाहिए, फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में होल्ड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टीज, क्लोयो प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस सेट जी में होल्ड कर गई हैं। इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं दिस सेट जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और यहां पे जो 5वीं प्रॉपर्टी है अबिलियन के लिए हम वो भी चेक कर लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये सेट है जिसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पड़े हुए हैं, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। आप इसके कोई से 2 एलिमेंट उठा लें, एक आप ओमेगा स्केयर ले लें और ये इक्वल होगा ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा के। सिमिलरली आप 1 डॉट ओमेगा ले लें और ओमेगा डॉट 1, ये भी दोनों इक्वल है। और इसके बाद 1 डॉट ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर डॉट 1। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी जी में होल्ड कर गई है। इट मींस जी इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक सेट दिया गया है C4 जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इज अ ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये बेसिकली 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये हमने प्रूव करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले हम किस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोयर प्रॉपर्टी की। क्लोयर प्रॉपर्टी, और क्लोयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का जो बेस्ट वे है वो है कैलस टेबल। तो हम इसकी कैलस टेबल बनाएंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। सिमिलरली हम इनको वर्टिकली लिख लेंगे 1, -1 एंड आयोटा और माइनस आयोटा। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशन हैं ये हम परफॉर्म करते हैं। ये 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सिमिलरली -1 इंटू 1 -1, ये +1 हो जाएगा। दिस इज माइनस आयोटा एंड दिस इज प्लस आयोटा। आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर, एंड आयोटा स्केयर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। सिमिलरली आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये होएगा माइनस आयोटा स्केयर। माइनस आयोटा स्केयर को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया +1, ये 1 आ गया। सिमिलरली अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, वो किसके इक्वल है, 1 के। और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे
कैलस टेबल से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि इसमें देखें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं वो तमाम के तमाम किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट C4 से। देख लें इसमें कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट C4 से बिलोंग ना करे। तो फिर इससे ये बात क्लियर है कि क्लोयो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन मल्टीप्लिकेशन C4 में होल्ड कर गई है। ये बात हम इसे लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन C4 विद रिस्पेक्ट टू यूनियन मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी C4 में होल्ड करेगी। किस तरह से, आप इसके कोई से 3 एलिमेंट उठा लें। चलिए मैं पहले 3 एलिमेंट ही उठा लेता हूँ, 1 -1 और अयोटा, 1 -1 और अयोटा, 1 -1 और अयोटा। पहले ब्रैकेट इन दोनों पे यूज़ कर लें, फिर इन दोनों पे यूज़ कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन C4 विद रिस्पेक्ट टू यूनियन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, चूंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यूनियन मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, तो वो इसमें मौजूद है। तो फिर हम ये कह सकते हैं एज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ C4। चूँकि 1 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम काउंट एग्जांपल देख लेते हैं 1 2। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, आंसर अयोटा ही आएगा। सिमिलरली 1 को आप माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर लें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों सूरतों में आंसर माइनस अयोटा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन C4 में होल्ड कर गई है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में देखें हमने क्या ढूंढना होता है, इसके तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स, और वो हमें मिलता है कैलस टेबल से। कैलस टेबल में आपने ढूंढना है कि मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो 1 है ना, यहाँ पे वो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। एक ये 1 पड़ा हुआ है, ठीक है जी, उसके बाद एक 1 ये है, एक 1 ये है और एक 1 ये है। यहाँ पे देखें ये 1 कैसे आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब ये है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 ही है। इसी तरह -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आया ना, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब है -1 ही है। इसी तरह से अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, माइनस अयोटा, और देखें ये इस सेट C4 में पड़ा हुआ है। और सिमिलरली माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अयोटा, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास 1 आया है। इसका मतलब ये है कि इस चारों एलिमेंट्स के जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं वो C4 में मौजूद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन C4 में होल्ड करती है। यहाँ पे हम ये कहेंगे एज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उसके बाद माइनस अयोटा डॉट माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, देखें अयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 आया माइनस अयोटा से, तो माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली माइनस अयोटा डॉट अयोटा
ये 1 के इक्वल है, मतलब इस C4 के हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद है। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन C4 में होल्ड करती है। तो चूंकि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर गई हैं, इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं C4 इज अ ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे अगर आप इसकी जो 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो फिर इसलिए C4 जो कि 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये अबिलियन ग्रुप भी है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल 4 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में हमारे पास जो सेट दिया गया है G, इसमें एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस, ये I है, प्लस माइनस I, प्लस माइनस J, प्लस माइनस K, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। और इसमें वो ये कह रहा है कि G इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो इसमें एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो I J K है ये क्या है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो I है, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ G, I इज आइडेंटिटी ऑफ G। उसके बाद यहाँ पे ये जो I J K हैं, इनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है, ये रोटेशन है मेरे पास, दिस इज I J एंड K। और यहाँ पे अगर हम बात करें I J की, मतलब I और J का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होता है K के, I J K के इक्वल। सिमिलरली J K किसके इक्वल है, I के। और उसके बाद अगर मैं बात करूं K I की, तो ये इक्वल होगा J के। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर ये जो एलिमेंट्स हैं I J K, इनका हम स्क्वायर कर लें, मतलब I स्क्वायर, J स्क्वायर और K स्क्वायर, ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल है माइनस I के, ये भी माइनस I के, और ये भी माइनस I के। और यहाँ पे अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, मतलब I J को अगर मैं लिखूँ J I, रोटेशन ऑपोजिट कर दें, I J थे ना पहले, अगर मैं इसको J I कर दूं तो फिर ये K के इक्वल नहीं होगा, फिर ये माइनस K के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर J K की पोजीशन हम चेंज करेंगे, K J लिखेंगे ना, तो फिर ये माइनस I बन जाएगा। जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना, तो फिर ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह से K I को जब हम लिखेंगे I K, तो ये इक्वल होगा माइनस J के। तो यहाँ से फिर हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है, चूँकि I J इज़ नॉट इक्वल टू J I, जो 5th प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो इसमें होल्ड नहीं करती। इसलिए ये जो G ग्रुप है ये अबिलियन नहीं होगा, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। और इसका दूसरा नाम है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। ठीक है जी। तो एग्जांपल नंबर 6 में हमारे पास जो सेट दिया गया था G, दिस इज ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास जो ग्रुप दिया गया है, दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स matrices form group under multiplication। अगर हमारे पास 2x2 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और उनकी एंट्रीज कहाँ से हैं, R में से, रियल मैट्रिसेस हैं, तो फिर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगी। और आपको पता है इन जनरल मैट्रिसेस में AB इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसलिए जो मैट्रिसेस में अगर हम बात करें इन जनरल, तो वो नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। हाँ, कोई स्पेसिफिक केस ऐसा हो सकता है जिसमें ए बी इक्वल टू आ जाए बी ए के, तो उस सूरत में फिर हम उस ग्रुप को अबिलियन ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन जनरल, तो ए बी चूँकि बी ए के इक्वल नहीं होता, तो फिर इसलिए हम इसको नॉन अबिलियन ग्रुप का नाम देंगे।